बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। बिहार को वो दलदल जो आपने देखा, कैसे आपने उसको बदला? आप लोगों ने क्या क्या बिहार में देखा? बिल्कुल नक्सलवादियों के कारण आक्रांत था। कोई किसी की नहीं सुनता था। नेताओं का मर्डर हो रहा है, आम व्यक्ति का मर्डर हो रहा है। एक डॉन था, हमने तो कहा था कि भाई अगर एनकाउंटर हो जाए तो बेहतर होगा। मोदी सरकार में, या यूं कहें कि मोदी के परिवार के मंत्रियों के लिए ईमानदारी कितनी जरूरी है? नरेंद्र मोदी की सरकार में जी, एकदम कहीं कोई भ्रष्टाचार न है न रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है। आज हमारे साथ है मोदी जी के परिवार के, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद सर। हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आज का जो आपका समय हमको मिला है, हम चाह रहे हैं कि इसका बखूबी इस्तेमाल करें। सर देखिए, हमारे देश में हमने एक वो वक्त देखा जब हर घर में एक दिया जलता था, रात में अंधेरा रहता था, लेकिन आज घर घर में रोशनी है, देश चमक रहा है। ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, आप ऊर्जा मंत्रालय देख रहे हैं, पिछले 7 सालों से आपने जो मोदी जी के साथ मिलकर इस देश के लोगों को दिया है, गांव गांव तक, पहाड़ों तक, हर इलाके में जो बिरहन इलाकों तक बिजली पहुंचाई है। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बड़ा काम, सबसे बड़ा काम जो हमें लगता है देश के लिए आपने किया, इसको करके कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस होता है? बहुत संतोष हो रहा है। आप ये सोचिए, हम लोग बतौर भारतीय भी ये सोचने की आवश्यकता है कि आज़ादी के 70-72 साल बाद भी हजारों गांव ऐसे थे जब हम लोग की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जहां पर कि बिजली नहीं पहुंची थी। सोचिए, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई। किसी सरकार में ये हिम्मत नहीं हुई कि हाँ साहब, सो हम डिक्लेयर करें कि इतने दिनों में हम हर गांव को विद्युतीकृत कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी को ही हिम्मत हुई। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से 2015 में कहा कि साहब 1000 दिन में हम देश के हर गांव को विद्युतीकृत करेंगे। 1000 दिन, हमने उसे 987 दिन में कर दिया। 987 दिन। तो जो टारगेट उन्होंने दिया था, 17 दिन का, क्या हर गांव में पहुंचाए, हर टोले, हर मजरे में। ये गांवें थी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, एक गांव या एक मजरा या टोला एक पहाड़ पर, दूसरा टोला 2 पहाड़ बाद। आप सोचिए, हमको पोल ले जाना पड़ा हम लोगों को, ये पोनीज पर, खच्चर पर। अच्छा। हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाना पड़ा, बिजली का खंभा, बिजली का खंभा, हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाना पड़ा। ये बहुत नदियां वगैरह क्रॉस करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों ने किया। अच्छा, ये सिर्फ हमारा सक्सेस नहीं है। एक तो नरेंद्र मोदी को मानना चाहिए कि उन्होंने चैलेंज लिया, हम लोग को चैलेंज दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि ये सिर्फ हमारा सक्सेस नहीं है, ये पूरे विद्युत परिवार का सक्सेस है, जिसमें कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। हम पैसा देते थे, ये सामग्री मुहैया कराते थे, काम कराते थे, राज्य सरकार के पदाधिकारीगण जो वहां पर थे, हमारे पदाधिकारी उनकी सहायता करते थे। तो ये यूनाइटेड नेशनल एफर्ट था। लेकिन हम लोगों ने 987 दिन में देश के हर गांव, हर टोले, हर मजरे, चाहे राजस्थान के डेजर्ट के अंदर, राजस्थान में एक धानी यहाँ होता है, और दूसरा धानी होता है आप 20 किलोमीटर दूर, हर धानी को हमने कनेक्ट किया, हर पहाड़ पर, हर गांव को कनेक्ट कर दिया। सर, अगर हम अभी बिहार की बात करें, बिहार में इतना ही नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ कार्य। तो ये तो हुआ घर का, गाँव का, फिर घर का। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको तो हर घर करना है, घर बिजली। तो उन्होंने सौभाग्य योजना लॉन्च की, हमको टारगेट दिया गया कि हर घर कर देना है। ये काम भी हमने करीब 20 महीने में कर दिया। करीब 2,90,00,000 घरों को हमने कनेक्शन दिया, करीब 19-20 महीने में 2,90,00,000 घर रोशन हुए हैं, कनेक्शन दिया। आइए, फिर मैं कहूंगा कि ये तो हमने किया। हमने राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ हर महीने में बैठक करता था, मोटिवेट करता था। हमारे पदाधिकारी निकलते थे राज्य, हमने पैसा मुहैया कराया, सामग्री मुहैया कराया। लेकिन ये पूरा टीम, ये इसका श्रेय पूरा टीम को जाता है। जो हम लोगों ने उसके बाद कर दिया, तो फिर राज्य सरकार के जो पदाधिकारी और कर्मचारी जो अच्छा काम किए थे, उनको बुला करके हमने उनको पुरस्कृत किया कि वाह साहब, सो आज इंडिया कर दिखाया। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करके एक संस्था है, उसने लिखा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लिखा है कि दुनिया में विद्युत क्षेत्र में इतने बड़े
इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम इतने कम समय में दुनिया में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। ये जब सुनते और हम उसके लोग- बाद फिर रोचक बात यह है कि उसके बाद आप देखिए, ये एक फोटोग्राफ हमारे पास हमने पहले लिया था, ये सैटेलाइट से भारत रात में कैसा दिखता है, ठीक है, रात में वो कैसा रात में कैसा दिखता है, तो पहले का फोटोग्राफ हमने निकाला। उसके बाद जबकि हमने पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, तब फोटोग्राफ निकाला, और तो उसमें आप देखेंगी कि एकदम कैसा अंतर है। पहले भारत के लंबे लंबे इलाके में आपको अंधकार अंधकार नजर आएगा, उसके बाद जबकि हमने फुल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया तो भारत चमकता हुआ नजर आता, तब संतोष लगा कि हाँ कि हम आप लोगों ने कुछ किया, जो सोचा था वो किया, जो क्या? संकल्प है उसकी सिद्धि हुई है। हाँ, जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था, जी लिया उन्होंने और हमको कहा कि इसको करना है, तो हम लोग किए। जी बिल्कुल। हम लोग भी जैसे हम भी हिमाचल से रहे, तो हिमाचल में बहुत ऊंचे आप ऊंचे हिमाचल पहाड़ की हैं। हैं। जी मेरी हम शिक्षा वहीं से हुई है, पढ़ाई अच्छा। लिखाई वहीं से हुई है। तो वो जहाँ इतनी इतनी बर्फ पड़ जाती है, 6 महीने जो एरिया बंद रहता है, हमने देखा कि वहां भी बिजली के पोल एकदम, लगे हैं, एकदम। और रात में भी हमने- बिजली है वहां पे। और हमने हर राज्य से, हर चीफ सेक्रेटरी से लिखा करके प्रमाण पत्र लिया जी कि साहब हमारे राज्य में कोई ऐसा मकान, कोई ऐसा घर नहीं है जो कि बिजली कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक हो, आज वो छूट गया। जी। उसके बाद फिर क्या, सब राज्यों से ले लिया हमने। उसके कुछ दिन के बाद कुछ राज्य ने आए कि नहीं हमारा ये करीब 50,000 घर छूट गया है, 1 लाख घर छूट गया। हमने सबको स्वीकृत कर दिया, पैसा दिया, हमने कहा ये सबको भी कर दो। हमने कहा कि एक घर भी बाकी नहीं रहा। कि नहीं रहना चाहिए। बिहार का एक गुरपा भी है, गुरपा पहाड़ी है, आदिवासी इलाका है, तो मतलब वो ऐसा इलाका है जहाँ पे मतलब पहाड़ है, सड़क नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बिजली के खंभे लगे हैं। और लोग बताते हैं, मतलब जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि मोबाइल छोटा सा पहले होता था 10 साल पहले, तो लोगों को जब चार्ज करना होता था तो शहर आते थे चार्जिंग पॉइंट के लिए खोजते खोजते। आज झोपड़ी भी है तो बिजली की लाइन लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है। ये तस्वीर बहुत खूबसूरत लगती है। और देखिए हम लोगों ने भी गाँव का जीवन जिया है, हम भी गाँव में रहे हैं, तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल दौर होता था। पढ़ने के लिए भी लगता था, रात में जब पढ़ने के लिए बच्चा बैठता था घर पे तो दिया लालटेन जलाना पड़ता था, और उसकी रोशनी में पढ़ता था बच्चा, आंखें खराब हो रही हैं। आपने लालटेन युग खत्म करके बिजली बचपन में, हाँ। ये हमारे फादर आर्मी में थे जी, तो फ्रंट वगैरह पर पोस्टेड रहते थे, तो हम लोग गांव में रहते थे, हम इतने से थे, तो शाम को हम लोग ये लालटेन जलाते थे मास्टर जी के गाने के समय में, पूरा शीशा उषा साफ करके, ये याद है हमको। लेकिन देखिए ये सिर्फ आधी कहानी है, बिजली का कनेक्शन देना आधे कहानी, जी पूरा कहानी में आधा बाकी है। वो है कि पहले जहाँ कनेक्शन था भी वहां पर बिजली रहती थी। ग्रामीण क्षेत्र हम बताते हैं, ये 2015 में औसत ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे बिजली रहती थी। टाइम बंधा होता था। देश का औसत है। हाँ। देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों का औसत निकाल लेती 2015 में, तो होता कि 12 घंटे औसत बिजली रहती है। आज ग्रामीण क्षेत्र में औसत 21 से 22 घंटे बिजली रहती है, वो 22 घंटे रहती है। 24 घंटे काउंट होगा। अच्छा, और शहरी हम देश भर का औसत बता रहे हैं, इसमें मिजोरम भी है, लद्दाख भी है, ये क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश भी है। औसत 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में औसत 23.5 घंटे आज बिजली आती। पहले आपको कोने कोने में जनरेटर नजर आता, आज आप घूम जाइए, आप जनरेटर खोजिएगा, नहीं दिखता है। हाँ, नहीं दिखता है। अगर इसको आंकड़ों को भी अगर हम जाएं, अगर कुछ आपको ऐसे हम बता देते, ये माइंड बॉगलिंग है। आइए लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जी, 2014 के शुरुआत में जो देश का पीक डिमांड था, वो पीक डिमांड था 1,30,000 मेगावाट, और उसमें शॉर्टेज होता था 4 घंटे 5 घंटे। आज के दिन में देश का पीक डिमांड है 2,45,000 मेगावाट, करीब करीब दुगुना, 2,60,000 होने ही वाला है। और हमारे यहाँ शॉर्टेज करीब करीब 0, नो शॉर्टेज। इसलिए क्योंकि हमने 1,90,000 करीब 2 लाख मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ा है, 2 लाख मेगावाट। उसके बाद पूरे देश को हमने एक ग्रिड में जोड़ा, 1,97,000 सर्किट किलोमीटर हमने ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। अब पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया, 1 नेशन 1 ग्रिड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए हमने 2 लाख रुपए के खर्च करके करीब 2,900 नए सबस्टेशन बनवाए,
करीब 3,991 पुराने सब स्टेशन का अपग्रेडेशन करवाया, उनकी क्षमता विस्तार कराई। ये HT लाइन, LT लाइन करीब करीब 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने बदलवाया, लगवाया नया। 7.5 लाख ट्रांसफार्मर नए लगवाए, तब जाकर के आपको ये ग्रामीण क्षेत्र में 22 घंटे और शहरी क्षेत्र में 23.5 घंटे मिले। सांसद बनने से पहले वाला जो आपका ये टर्म था, ये आपने कैसे अनुभव किया, कैसा आपका ये जीवन रहा? कोई ऐसी मेमोरी जो बहुत आपको हिट करती हो? ये देखिए, हमको अपना जो पदाधिकारी के रूप में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो भी बहुत अच्छा रहा जी। हमने तो हमारा एक वसूल है कि साहब बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है, बिल्कुल फेयर रहना है, जस्ट रहना है, और काम होना है, ये जनता की सेवा होना है, भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है, इत्यादि इत्यादि, ये सब था। ये हमने देखा कि बिहार में इसकी बड़ी तरजीह होती है हम लोग के यहाँ बिहार में, चाहे बाहर में जो लोग कह दें, अंदर से बिहार के लोग ये सिद्धांतवादी होते हैं, उनको सिद्धांतवाद पसंद है, उनको ईमानदारी पसंद है बिहार के लोगों को, उनको ऐसे लोग पसंद हैं जो कि बिल्कुल जस्ट हैं, फेयर हैं, ऐसे लोग पसंद होते हैं और ऐसे लोगों की तरजीह कहते हैं। ये हमने देखा है। लोग बाहर में लोग जो भी कहते रहे वो बोगस है। यहाँ पर यहाँ के लोग ऐसे हैं कि अगर आप टोटल ईमानदार हैं, अगर आप एकदम फेयर हैं, जात पात नहीं करते, जो सही है वही काम करते हैं, लोग आपको पलकों पर बिठा कर रखते हैं। ये खूबी है बिहार के लोगों की, ये बिहार के लोगों की। अब वही ये खूबी सर्वत्र है, ये आम आदमी में भी है, नेता में भी है, यहाँ के नेता में भी है। लोग बहुत बदनाम करते हैं बिहार को, लेकिन यहाँ के नेता में हमारा तो एक्सपीरियंस यही है, ये हमने देखा तो अच्छा रहा। और कहाँ पोस्टेड थे, थोड़ा हमें डिटेल बताएं। तो हमारा पहला पोस्टिंग रहा जी जमुई में SDO, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान ही हमारा काम शुरू हो गया। तो सब जल्दी है ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग में एकेडमी में होता है। अच्छा, हाँ। तो एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद फिर फील्ड ट्रेनिंग होती है जी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में मैं था, एकेडमी में भी मैं था। तो अब हम लोग का विलेज रजिस्टर होता है, तो टीम लीडर हमको बना दिया गया। उसके बाद ऐसे ही होता था। यहाँ पर आए तो ट्रेनिंग में थे, तो सदर सब डिवीजन के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पर कुछ आरोप इत्यादि आ गए, तो उनको निलंबित किया गया। तो हमको फिर SDO ट्रेनिंग पीरियड में बना दिया गया। अच्छा। पहला हमारा SDO पोस्टिंग वही ट्रेनिंग में हो गया। उसके बाद फिर हम फुल SDO बने जमुई में। अच्छा। 2 साल रहे। तो आज भी आप जमुई आएंगे तो लोग हमको याद करते हैं। बिल्कुल किसी कोई हमसे पैरवी कर दे, ये संभव नहीं था। साफ सख्त ईमानदार है ही कोई संभव नहीं था। बल्कि पहला हम आपको बताएंगे, एक थे विधायक जी। तो क्या हुआ था कि हम कुछ शिकायत मिली थी फेयर प्राइस शॉप के बारे में, जनरेशन दुकान के बारे में। हमने जांच कराया, सही पाया, केस कहा ऑफिसर से केस कर दो, बंद कर दिया। तो विधायक ने पैरवी किया कि क्यों बंद करवा रहे हैं, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, परिवार मर जाएगा। तो हमने कहा कि साहब सुनिए, ये बेकार पैरवी मतलब मैं पैरवी भी सुनता नहीं। तो कहते हैं कि पैरवी भगवान भी सुनते हैं। तो हमने कहा कि आप भगवान से पैरवी कीजिए, इस टाइप। कोई हमसे पैरवी करता नहीं, मतलब और एकदम बिल्कुल जो सही है वही, और बिना भेदभाव। आपके पास कोई ये कह के नहीं आ सकता है कि आप मेरे मोहल्ले के हैं, तो आप मेरे गांव के हैं, या आप हमारे संबंधी, वो भी नहीं। तो आप मेरे परिवार के, मेरे वो भी अरे नहीं साहब, ये आपके बारे में हमने सुना भी है और हमको पूरा यकीन भी है इस बारे में। अब तो खैर अलग हो गया ना, तो पॉलिटिक्स में है, तो अब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आते हैं। नहीं, वो तो आपका दायित्व है, लेकिन ये आपके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है जब भी सुनते हैं हम लोग। ये आपका जो ब्यूरोक्रेसी रही, आपकी ब्यूरोक्रेसी में ही हमने देखा है कि बिहार की अगर हम बात करें 90s में, या यूं कहें 15 साल बिहार के, वो 2005 तक का जिक्र करें, जंगल राज, क्योंकि आपने वो सब कुछ बहुत ग्राउंड पे देखा है। आपने देखा है कि कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ गोलियां चल रही, कहाँ लोगों का मर्डर हो रहा है, उस चीज को आपने सॉल्व भी किया है। आप सॉल्वर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो बिहार को वो दलदल
जो आपने देखा, कैसे आपने उसको बदला, आप लोगों ने क्या क्या बिहार में देखा, वो थोड़ा बताइए। ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना एक बिल्कुल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहती है। अगर आप तय करेंगे कि नहीं साहब से मैं विधि व्यवस्था सुधार दूंगा तो वो सुधर जाता है। बल्कि ऐसा भी होता है कि अगर जिला किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईमानदार और सख्त आ जाए तो वहाँ क्रिमिनल सब शांत हो जाते हैं या भाग चलते हैं। यही होता है साफ। जितने थाना प्रभारी हैं वो भी सीधे हो जाते हैं, वो भी पैसा लेना बंद कर देते हैं। देखते हैं कि यहाँ साहब सब कैसे हैं, ऊपर से जो ऑर्डर ऊपर से ऊपर में कैसे है। तो सबसे आवश्यक यह है कि जो प्रशासन चलाते हैं वो अपना मन बना ले कि नहीं साहब सो यहाँ पर हम विधि व्यवस्था में यही कहीं कुछ ही नहीं करेंगे और इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी होगी। पहले बिहार में विधि व्यवस्था बहुत खराब हो गई, फिर नीतीश जी की हम लोग की सरकार आई और हम लोग की सरकार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो ये मकसद था उनका, 2-3 मकसद था। एक मकसद था कि लॉ एंड ऑर्डर हम एकदम साफ क्लियर कर देंगे, तो उन्होंने किया। बल्कि मैं बताता हूँ कि क्या हुआ उसके बाद। उसके नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, उसी समय हम भी भारत सरकार से आए। उसके पहले मैं भारत सरकार में था जी। हम लोग का भारतीय प्रशासनिक सेवा में हम लोग आधे समय यहाँ प्रदेश में काम करते हैं, आधे समय भारत सरकार में काम। तो भारत सरकार से उसी समय है तो नीतीश जी ने आपको पीडब्ल्यूडी का प्रभार दिया, रोड कंस्ट्रक्शन का। बिहार का रोड एकदम देश में सबसे खराब रोड, उसको हम लोगों ने एकदम कायाकल्प कर दिया, बदल दिया। सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट था, उसको हमने एकदम बिल्कुल टकवा की तरह सीधा कर दिया। अब उसी दरमियान क्या हुआ, हमने इतना काम लिया। हमने क्या काम लिया आप सुन करके दंग रह जाएगी। हमारे यहाँ स्टेट हाईवेज की लंबाई थी 1000 किलोमीटर। अच्छा। हमने 1000 किलोमीटर और स्टेट हाईवेज डिक्लेयर कराए, यानी कि स्टेट हाईवे की लंबाई हमने दुगुना कर दी, डबल। और पहले स्टेट हाईवे थे इंटरमीडिएट लेन, उस सबको हमने डबल लेन कर दिया। सोचिए उसके लिए हम फंड लाए, प्लानिंग कमीशन से हमारी जान पहचान थी तो उन्होंने दे दिया फंड। बिहार सरकार में बहुत सारे विभाग अपना फंड खर्च नहीं करते थे, वो हमने ले लिया, फंड की दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते थे, वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में सबके सब सिंगल लेन थे, सबको हमने कहा कि डबल लेन करेंगे, डबल लेन सबको हमने डबल लेन किया। पूरे बिहार के सभी रोड्स को हमने बिल्कुल चौड़ीकरण कर दिया। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ उसके लिए ठेकेदार चाहिए, उतने ठेकेदार यहाँ नहीं जितना काम हुआ। यहाँ पर आप विश्वास करेंगे करीब 30 करोड़ 40 करोड़ से ज़्यादा का प्लान वर्क नहीं होता था यहाँ। सोचिए इतना बड़ा प्रदेश, 30 करोड़ का प्लान वर्क हम छोड़े तो 3500 करोड़ पर ले गए। अब 30 करोड़ भी खर्च नहीं होता था प्लान में। अच्छा। बाकी होता था नॉन प्लान में करीब 100 करोड़। तो नॉन प्लान क्या होता था, रोड का पॉट पैच, रोड में गड्ढा हो गया भर दो। अब ये 100 किलो या 50 किलोमीटर का रोड है, उसमें 2 किलोमीटर यहाँ पर सीरीज सर्फेसिंग कर दो, 2 किलोमीटर वहां कर दो, वो रिपेयर हो गया मेंटेनेंस। वैसे उसके लिए 100 करोड़। आप रोड को चौड़ा करना, नया रोड बनाना 30 करोड़, हम 3000 करोड़ तक ले गए। तो कंट्रैक्टर नहीं थे तो हम दिल्ली में वहां पर एक मीटिंग करवाए। अच्छा। नीतीश जी को भी बुलाए, जितने बड़े कंपनी थे देश के सबको बुलाए। हमने वहां पर प्रेजेंटेशन किया कि साहब ये हमारा प्लान है, इतना खर्च होगा जी। इंडिया में सबसे ज्यादा काम हम कर रहे हैं, तो आप आइए। तो आने को तैयार नहीं। अच्छा। बोले कि नहीं वहाँ विधि व्यवस्था बहुत खराब है। ये सरकार आने के तुरंत बाद तो हम सबको समझाए कि नहीं आप आ जाइए, हम रिसेसिव भी रह चुके हैं बिहार के। कोई चूचा करेगा तो वो बंद हो जाएगा, कोई चंदा मांगेगा तो वो बंद हो जाएगा। तब वो लोग आना शुरू किए, तब हमारा रोड बनना शुरू हुआ। ये था, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का खौफ हो जाए ना तो आपका प्रगति नहीं हो सकता। सर 2005 के बाद विकास की एक धारा बही बिहार में और उसका असर भी अभी दिखता है, लेकिन जो जंगल राज है कुछ असर अभी भी बचा है। तो 2005 से पहले आपने जैसे कहा कि जो ऊपर से ऑर्डर आता है वही नीचे के लोग करते हैं, मतलब कि ऊपर से डिटर्मिनेशन हो। हाँ, अगर ऊपर से ईमानदार लोग हैं तो नीचे लोगों को ईमानदार बनना ही पड़ता है। लेकिन ये जो 15 साल रहे लालू राज के, राबड़ी राज के, उसमें कहते हैं कि IAS IPS अधिकारी लोग जिनसे हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं और आम लोगों से भी हम लोग जब बात करते हैं,
कोई किसी की नहीं सुनता था। नेताओं का मर्डर हो रहा है, आम व्यक्ति का मर्डर हो रहा है, मतलब आईएएस का मर्डर हो रहा है, आईपीएस का, मतलब वहां पे माहौल ऐसा था कि यहाँ कोई किसी की सुनने वाला है ही नहीं। वो कैसा दौर था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने क्या देखा अपने आंखों से? उस समय हम कुछ दिन रहे एज एक बार कमिश्नर पटना भी रहे, फिर होम सेक्रेटरी भी कुछ दिन रहे। अब उसमें फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ डॉन थे इधर उधर जो कि अपना छुट्टे घूमते थे। एक तो ये, उसके बाद कुछ क्षेत्र में, जैसे कि हमारा ही क्षेत्र ले लीजिए, बिल्कुल नक्सलवादियों के कारण आक्रांत। हमारा क्षेत्र है ये औरंगाबाद है, गया है, जमुई के कुछ भाग नक्सलवाद से आक्रांत, कहीं कहीं डॉन। अब डॉन में क्या है कि साहब अब ये एक तो पकड़ में नहीं आवे, अब एसपी लोग को कहें तो पकड़ नहीं पकड़ा रहा है, ये पकड़ा रहा है। ये वो डॉन लोगों को लगता था कि हमको कहीं से बर्दहस्त प्राप्त है कि क्या, इसलिए उनकी हिमाकत होती थी कि अब जैसे शहाबुद्दीन पर रेड हुआ जी, रेड हुआ तो वो काउंटर अटैक किया एसपी पर। सोचिए आप। और शहाबुद्दीन को किसका शय मिला हुआ था? तो वहां के शहाबुद्दीन को तो सब मिला हुआ था, ऊपर से सब मिला हुआ था। अच्छा। वो एसपी को चेंज कर दिया। आप ये सोचिए, कहीं कहीं पदाधिकारी भी गड़बड़ थे। अब एक जगह एक डॉन था, अब तो शायद नहीं रह गया, लेकिन था, तो उस पर हमने कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने वहां के एसपी को कहा। हमने तो कहा था कि भाई अगर इनकाउंटर हो जाए तो बेहतर होगा, लेकिन आप डॉन का इनकाउंटर 90s के जो डॉन थे उनका वही हमने कहा कि इनकाउंटर हो जाए तो बेहतर होगा। इनकाउंटर किया नहीं, इसलिए कि अब नहीं मालूम क्यों, अब गिरफ्तार लेकिन कर लिया। अच्छा। गिरफ्तार कर लिया तो, लेकिन ये दिक्कत यह थी कि गिरफ्तार हुआ गया कोर्ट में, लोग गवाही देने से डर जाते थे। लोगों को तो डर था ही, जहाँ आईएएस आईपीएस के परिवार को डर था, वहाँ गवाही देने वाले व्यक्ति को तो कोई भी उठा नहीं जाएगा। एकदम डर जाता था, कोई गवाही देने के लिए आता नहीं। जबकि नीतीश जी आए तो फिर एक नया तरीका सोचा गया। आर्म्स एक्ट में कन्विक्शन तेजी से होता है, उसमें फिर आर्म्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, उसमें लोग जेल गए। यानी जब बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से इसको धीरे धीरे खत्म किया गया। धीरे धीरे खत्म किया गया। तो उसके बाद फिर क्लियर हो गया कि नहीं साहब, सो ये सब चले गए थे। तो यहाँ पर जो आतंक है वो समाप्त हुआ। कुल मिला करके रोड्स बने, रोड्स हम लोग बनाए जैसे हमने बताया। उसमें भी शुरू में कुछ लोगों को जेल में डालना पड़ा, तो जेल में डाले, चाहे इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं, जीरो। जबकि नीतीश जी के पार्टी के भी नेता थे जो ठेकेदार थे, गड़बड़ काम किए, उन पर केस कर दिया हमने, उनको भेज दिया जेल, किसी को नहीं बख्शा, लेकिन नीतीश ने कुछ नहीं कहा। अच्छा। नो, सही काम था। उसके बाद एकदम बिल्कुल। दर्शकों, आरके सिंह जी के दो स्वरूप हैं, एक टेबल के इस तरफ है, एक टेबल के उस तरफ है। एक आपका प्रशासनिक जीवन, ब्यूरोक्रेट, और एक मंत्री सांसद का। तो ये जो स्वरूप है, इसके बारे में बताइए, क्या इसका आपका अनुभव रहता है, कैसा लगता है काम करके? क्योंकि आप दोनों तो जनसेवा का ही काम है, लेकिन क्या फर्क होता है? मतलब अगर कोई पूछे कि एक मंत्री और एक आईएएस ऑफिसर, दोनों के काम में क्या अंतर है और काम करने का तरीका, स्टाइल कितना अलग होता है? इसके दो पहलू है। एक पहलू है जमीन पर। तो जमीन पर जैसे मैं एसडीओ था या मैं कलेक्टर था, तो वहाँ पर आप सीधे जनता से रूबरू हैं और जनता का काम करते हैं। तो उसमें जनता ये पसंद करती है, ईमानदार पदाधिकारी को पसंद करती है, तो हम पसंद थे उनको। एक ऐसे पदाधिकारी को पसंद करती है जो कि फेयर है, जो जात पात नहीं करता है, तो हम पसंद थे उनको, चाहे हम
SDO रहे हो, चाहे कलेक्टर रहे हो, चाहे कमिश्नर रहे हो, क्योंकि हम बिल्कुल लोगों को भरोसा था, जहाँ कहीं भी हम रहे जी, हमारा ये टारगेट रहता था कि लोगों में हमारी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो सबसे ऊपर हो, ये रहती थी। बल्कि ऐसा हुआ कि जब मैं कलेक्टर था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, तो हमारे यहाँ 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 7 विधायक थे, 7 कांग्रेस के थे, 2 उसमें मंत्री थे। जी, तो हमारे पोस्टिंग के 5-6 महीना बाद ही वो सब के सब, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, आए हुए थे मुजफ्फरपुर, सबके सब वहाँ पहुंचे कि साहब देखिए कैसे कलेक्टर को भेजें, जो कि हम लोग की एक बात नहीं सुनता है। आपकी शिकायत कर रहे थे कि हाँ, वो कि ज्यादा हम लोग की सख्त एक है। बात नहीं सुनता है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने उनको जवाब दिया, सोचिए कि साहब किसी को रहने दीजिएगा जो कि किसी की बात नहीं सुनता है, और जो सही है वही करता है। अब चुपचाप अपना मुंह लेकर के चले जगन्नाथ आए। मिश्र जी ने आपके लिए कहा कि जो हम कर लोग के- रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इनको करने हाँ, दीजिए। जो अपना जो सही होता है वही करते हैं। जी, जी। वो सुने होंगे, हमारी तो मुलाकात नहीं थी डॉक्टर मिश्रा से इसके जी, पहले, जी। और मुलाकात एक फिर हुई जबकि उसके बाद वो आए मोतिहारी में, चंपारण में एक ऑफिशियल विजिट में, तब मुलाकात हुई, नहीं तो मुलाकात थी, लेकिन सुने होंगे लोगों से। जी, इसी तरह जबकि हम SDO भी थे तो हम कोई भेदभाव नहीं करते थे। अब उसका देखिए, ये यहाँ का खासियत बता देगा। वो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ तो हम बड़े से बड़े आदमी से शुरू किए। जी, सबसे बड़े आदमी थे श्यामा प्रसाद जी, अब उनके यहाँ से शुरू किए। तो उसके बाद फिर वहीं के चंद्रशेखर जी थे, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री भी थे, तो उनके यहाँ भी बकाया था, तो वहाँ भी गई टीम ऑफिसर्स की, वो तुरंत पेमेंट कर दिया लोगों ने। लेकिन टीम जाना फोर्स के साथ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये बड़ी बात थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतने बड़े लोगों की यहाँ भी टीम जाएगी, लेकिन हमने कह दिया था अपने पदाधिकारियों से कोई भेदभाव नहीं, सबसे बड़ा आदमी सबसे पहले कलेक्शन। अब वही यहाँ के लोगों की खासियत देखिए। श्यामा बाबू थे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी, अंग्रेज के जमाने में, और उस समय के मुख्यमंत्री वगैरह के अंदर ही काम कर रहे थे। ये कर्पूर ठाकुर थी जब मुख्यमंत्री, तो ये कर्पूर ठाकुर को कंप्लेन किए, कर्पूर ठाकुर ने कोई कार्रवाई की नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो हम कर रहे थे वो सही कर रहे थे। बिल्कुल। वैसे ही ये जब हम DM पटना थे उस समय चंद्रशेखर जी हो गए मुख्यमंत्री, तो हमको लगा कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, उनके यहाँ हम भेजे हुए थे ऑफिसर फोर्स वगैरह कलेक्शन के लिए, नहीं हुआ कुछ नहीं। अच्छा। तो यहाँ के लोगों में ये खासियत है। वहाँ पर ये संतोष था कि हाँ साहब, सो जनता में मेरी आस्था है और मैं जो सही काम है वो करता हूँ, ये संतोष था एज एन ऑफिसर। कोई हमको पैरवी कर नहीं सकता था, बल्कि हमारा ट्रांसफर इसलिए हुआ एज कलेक्टर पटना, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने देखा एक माननीय मंत्री को कि बूथ पर कुछ हल्ला गुल्ला कर, अच्छा। हमने उनको डिटेक्ट कर लिया। अच्छा, डिटेन कर लिया तो मेरा ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये संतोष था हमको। इसी तरह से अच्छा सर, ये आप बता रहे हैं जो ईमानदारी का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर हम बोले कि मोदी सरकार में, या यूं कहें कि मोदी के परिवार के मंत्रियों के लिए ईमानदारी कितनी जरूरी है? जब आप मोदी जी के साथ बैठते हैं तो अगर आप क्या? बिल्कुल जरूरी है सर। ये अगर कोई हम लोग के सरकार, मतलब मोदी जी का कितना सुनिए, हम लोग के सरकार में, नरेंद्र मोदी के सरकार में जी, एकदम कहीं कोई भ्रष्टाचार न है न रहेगा। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी कहते हैं कि ना कभी है, ना मैसेज रहेगा। देते हैं कि नहीं, कभी कोई ऐसा मामला ना सुनने है, में नहीं आया। वो मंत्री बन ही नहीं सकता ऐसा। मोदी जी बनाएंगे नहीं उसको। बनाएंगे ऐसे व्यक्ति को जहाँ करप्शन कहीं भी नहीं, दिखेगा। अब पहली बार मोदी जी से कब मिले, क्या अनुभव रहा उनके साथ? मतलब हम मिले जबकि हम पार्टी ज्वाइन कर लिए। अच्छा। उसका जितने हम लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन सब जाके मिले। नरेंद्र मोदी जी थे वहाँ गुजरात में जी, मुख्यमंत्री, तो समय मांगे तो समय मिल गया। फिर हम गए तो हमको रिसीव करने के लिए भी कोई था एयरपोर्ट पर, गेस्ट हाउस में हमारे रिजर्वेशन था। सोचिए इतना डिटेल, समय पर गए तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल मोदी जी कार्यालय में गए, वो तो आकर के बैठे सोफा पर। फिर हम लोग करीब 40-45 मिनट तक बातचीत की होगी। जी, तो उस दौरान अपना, और इस तरह का ये है इनका ऑर्गेनाइजेशन कि उस दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई आया नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। इस प्रकार वो अपने काम को ऑर्गेनाइज करते। अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से, तल्लीनता से सुनेंगे, समझेंगे और तब उसका जवाब देंगे। इस प्रकार का उनका फोकस है। उस समय भी देखे हम, अभी भी देखते हैं। बोलिए, एकदम पूरा शांति से सुनेंगे, समझेंगे, फिर जवाब देंगे।
यानी पहले थोपते नहीं है मोदी जी, पहले समझते हैं चीजों को। पूरा आपको सुनेंगे, हाँ पूरा सुनेंगे, हाँ। तब अपनी बात कहेंगे। ये इस प्रकार अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हम दंग रह गए देख करके कि उनको ये टाइम है कि इतना वो सबको ध्यान से सुने। सबको अभी भी सुनते हैं अभी प्रधानमंत्री। सुनते हैं, हाँ। कभी कोई और मोदी ये जी सोच भी है, जी। समझ भी है और दूरदर्शिता भी ये। आगे- और एक ही चीज है, एक ही चीज कि देश के लिए क्या बेहतर है, और कुछ जब भी बात करते हैं मोदी जी देश की देश बात के लिए आप लोगों से करते और हैं। कुछ और कभी आप लोग ऐसे साथ में आपस में बैठते हैं तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जब कि- हमें अच्छा एक याद आ गया जी है क्या कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग जी, जी। बन गई है नई पार्लियामेंट। जी नहीं, अभी अरे मौका बहुत नहीं सुंदर मिला है, अंदर जी, जाना चाहिए। जरूर इस बार जरूर जाइए। जाएंगे जी। अब ये जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें एक अलग डिजाइन का वेल होता है, पार्लियामेंट का वेल। जी तो ऑपोजिशन अगर हल्ला गुल्ला करना चाहती है तो वेल में इकट्ठा हो जाती है, हाँ, हाँ। खूब हुड़दंग करता है। यहाँ का जो वेल है तो का वेल ऐसा डिजाइन है कि उससे बहुत लोग ये थोड़ा नीचे है, अब बहुत लोग हुड़दंग नहीं कर सकते, बहुत लोग हट नहीं सकते। यानी तो नया उसी पर संसद बातचीत हो रही थी इस हॉल के बारे में, तो उसी में हमने ऐसे ही चर्चा लोग सब कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री सब के विभिन्न पहलुओं पर कि क्यों ये अच्छा ये। हमने कहा कि हमको तो सबसे अच्छा वेल लगा। हाँ, तो उसी में प्रधानमंत्री हंसे, सब लोग हंसे, क्योंकि वेल अब ऐसा हो गया है कि वहां जाके हुड़दंग करने का जगह नहीं है। मतलब नए संसद भवन में जो कोई भी अब हमको हमने वही मार्क किया, हमको लगा कि ये वेल का डिजाइन बहुत अच्छा है। नए संसद भवन का आपने जिक्र किया है तो हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई जानने में। जितने भी लोग कहते हैं, हम जाकर तो नहीं अभी देख पाए हैं, लेकिन कहते हैं बड़ी भारतीय संस्कृति की झलक वहां से एकदम मिलती झलक है, है। अनुभूति और आती है। बहुत सुंदर। अच्छा। हाँ, और ये आवश्यक था। देखिए ये कांग्रेस पार्टी इतनी मतलब कि नकारात्मक है, हम गर्व होना चाहिए कि हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग ऐसा बना। अच्छा, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना आवश्यक था, ये नरेंद्र मोदी जी अपने महिमा मंडन के लिए नहीं बनाए। इसकी आवश्यकता साफ है, क्योंकि नया जबकि सेंसस होगा तो फिर सीट्स की संख्या बढ़ेगी। अब इस सीट्स उतने एमपीज को एकोमोडेट ये पार्लियामेंट हाउस जो पहले पार्लियामेंट हाउस था नहीं कर सकता। ये सब जानते थे, ये सब जानते थे कि ये पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी। अभी ही जो पार्लियामेंट है वर्तमान संख्या में ही बैठने में कसमकस होता था, तो नया पार्लियामेंट हाउस बहुत जरूरी था। इतना सुंदर बना, कुछ होना चाहिए नहीं साहब। हर चीज पर ये कांग्रेस पार्टी टिप्पणी करेगी कि लगता है कि जैसे मोदी जी अपने लिए बना, अपने देश के लिए बना रहे हैं साहब। और उस बनावट में कई लोगों को भी डाउट हुआ कि क्या बनाया है, कैसे बनाया। विपक्षियों ने कई ऐसे सवाल मुद्दा भी बना दिया कि नया संसद भवन का डिजाइन बहुत सुंदर, जो आके देखते हैं तो एकदम ये साहब विदेश से कोई आए तो देखे कि हमारा पार्लियामेंट हाउस ऐसा है, तो ये है मॉडर्न भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर के हिसाब से प्लस मॉडर्न भी, सुविधाओं से लैस सब कुछ। समय भी लगता है वहां पे, जैसे सब अब एक क्लिक पर हो जाता है, तो वहां पे सारा काम हो जाता है एक क्लिक पर नए संसद भवन में। ये बहुत अच्छी बात हमको भी लगी कि अब जो वेल की बात आपने की कि प्रधानमंत्री जी के साथ आप लोग जब चर्चा कर रहे थे अच्छा, आगे की चर्चा में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब आगे की बात कर रहे हैं, 47 की बात कर रहे हैं, तो जब पहली बार उन्होंने कहा होगा कि हमारा तीसरा कार्यकाल आएगा, यानी मोदी जी ने अनाउंस किया, तो आप सब लोगों के बीच में किया होगा, तो क्या मन में ख्याल आया होगा कि क्या बड़ा करना चाहिए? जो तीसरा टर्म होगा उसके लिए प्लानिंग हुई यार, और पहले 100 दिन में सरकार क्या करेगी ये भी हम लोग प्लान किए। मतलब 100 दिन अगले तीसरे कार्यकाल में क्या करेंगे, तब नोट डाउन। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो वादा किया पूरा किया, जो वादा किया पूरा। 300 कभी सोचता था कि 370 हटे, कभी नहीं। सोचिए साहब, एक देश, एक अलग अलग संविधान नहीं होता है। हम लोग का हमेशा, हर एक भारतीय का हमेशा ये ख्वाहिश था कि 370 हटे, एक देश एक संविधान हो, अलग झंडा न हो। ये हमारी सरकार की, उन्होंने कहा करेंगे, कर दी।
आज से 10 साल पहले 370 का जिक्र भी अगर कोई कर देता था, जम्मू कश्मीर जाने के बारे में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मेरी सहेलियां कहती थी घूमने जाना है जम्मू कश्मीर, तो हम लोग सोचते थे ठीक है जाना तो चाह रहे हैं, कश्मीर की वादियां कौन नहीं देखना चाहता, पर आतंकवाद ही इतना डर लगता था। डर लगता है। लेकिन अब वो नहीं है, अब लोग टिकट बुक करा रहे हैं अब कश्मीर के लिए। अब आतंकवाद का तो एकदम बिल्कुल बढ़िया जवाब हो जी गया। बिल्कुल। 2 बार जो घुस करके उनको मारा गया ना आतंकवादियों को, उरी और बालाकोट, तो हाँ, तो उसके बाद से उनका हौसला पस्त हो गया। अब ये उधर से आतंकी आना समाप्त हो गया। मतलब मोदी जी और आपकी टीम, आप सब लोग मिलके पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को मार रहे हैं। जबरदस्त लग रहा है आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप बहुत डिटेल से अंदर की बातें बता रहे हैं। अब आपके क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, आरा की अगर हम बात करें, आप वहां से सांसद हैं और लोगों के जहन में है कि आरा के लिए आपने मतलब क्या काम किया है। आरा की जनता तो समझ ही रही होगी कि आपने क्या किया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा डिटेल से बताइए कि केंद्र की कितनी योजनाएं वहां पर पहुंची है, अपने स्तर पर आपने क्या किया है। हमने जो देखिए, हमने पहली बार हम गए तो लोगों ने पूछा कि क्या आप सोचते हैं आरा के बारे में जी। तो जबकि पार्टी ने हमको अनाउंस किया कि हमको वहीं से लड़ना है, तो हमने कहा कि देखिए हमको तो लगता है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होना आवश्यक है। कारण था जी, कारण ये था कि हम देखे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी हालत खासा थी। जी बिल्कुल। थोड़ा सा भी कुछ होता था तो वो पेशेंट को एम्बुलेंस में बैठा करके भेज देते थे PMCS पटना। और रास्ते में कोइलवर पुल पड़ता था, और कोइलवर पुल पे ऐसा लगता था कि जाम हुआ तो समझिए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा तक जाम रहता था। पूरा साउथ बिहार जाने के लिए एक कोइलवर पुल। अच्छा। बस अब वो कोइलवर पुल में एक जो ये था एक ट्रैक, वो इतना छोटा था कि 4 व्हीलर मुश्किल से जा सकते थे। दूसरा ही एक ट्रैक था जिसमें कि नॉर्मल गाड़ी जा सकती थी। तो घंटों जाए लोग मर जाते थे, मतलब जाम में लोग मर जाते जाम में लोग मर जाते थे। जाम में शादी का मुहूर्त निकल जाता था। हमने कहा कि तो हमको लगा कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो दूसरा हमको लगा कि ये कोइलवर पर पुल बनना चाहिए, बढ़िया मॉडर्न 6 लेन पुल बनना चाहिए। ये सब हमने कहा। लोग सोचते थे कहाँ से होगा, ये सब कहीं होने वाला है। एक हमने कहा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हमने सब करवाए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, चल रहा है। ये हमने बनवाया। एक मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। उसके बाद फिर कोइलवर पुल बन गया, 6 लेन पुल, मॉडर्न 6 आज वो लोग धन्यवाद देते होंगे जो जाम में फंसते होंगे। तो जब कभी भी जाते हैं तो हमको याद करते हैं। जी। उसके बाद फिर लोगों को वहाँ आरा बगल में, तो ये होता था लोगों को कि सवेरे आता था पटना मार्केटिंग के लिए, या बहुत सारे कर्मचारी हैं जिसको कि डेली पैसेंजर हैं, आरा से आए, पटना काम किया दिन भर, शाम को गए। अब ट्रेन में मारी, तो एक नया ट्रेन हमने स्वीकृत करा दिया जो आपके यहाँ से चलती है, जो हमारे यहाँ से चलती है जी। और सवेरे यहाँ पहुंचा देती है करीब 9:30 के आसपास, 10 के आसपास। लोग अपना काम जिसको कहते हैं कि वो आर के सिंह की ट्रेन आ रही है। लोग कहते हैं कि आर के सिंह की ट्रेन है, बस यही कहते हैं। तो आज शाम को फिर वही ट्रेन वापस ले जाती है लोगों। सेक्रेटरीट समाप्त होता है तो उससे चले जाते। आरा सासाराम में ट्रेन की जरूरत थी तो एक और ट्रेन हमने करा दिया जो कि आरा और सासाराम के बीच में चलती है। हमारे बहुत सारे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो कि काम करते हैं झारखंड में, तो उनके लिए एक नया ट्रेन हमने स्वीकृत करा दिया जो कि आरा से रांची जाती है। अच्छा। इसी तरह से आरा से जमशेदपुर के लिए एक नया ट्रेन स्वीकृत करा दिया। संपूर्ण क्रांति का हमने स्टॉपेज करा दिया। तो उसके बाद फिर ये हमने हर कोने के लिए ट्रेन दे दिया। अर्चना एक्सप्रेस का हमने स्टॉपेज करा दिया। एक ट्रेन जाती थी वहाँ पूजा करने के लिए जम्मू कटरा, वो करा दिया हमने। स्टेशन इतना सा था उसको हमने 2 गुना 2.5 गुना बढ़वा दिया, अलग प्लेटफॉर्म बनवा दिया। स्टेशन ये गाड़ी के मेंटेनेंस की व्यवस्था करा दी। श्रमजीवी एक्सप्रेस ये बिहिया में हॉल्ट करा दिया हमने। और सोचिए आपकी इतने साल बाद भी ये एक लेवल क्रॉसिंग था शहरी में, ठीक शहर में स्टेशन के बगल में। अब वहाँ घंटों जाम लगा रहता था क्योंकि मेन लाइन है, उस पर ओवरब्रिज नहीं बना था। जी। ओवरब्रिज हमने बनवा दिया।
4 लेन हमने बनवा दिया। 4 लेन तो हमने सैंक्शन कराया, पटना आरा बक्सर, और हम बनवा देते पूरा, लेकिन पटना में लैंड एक्विजिशन में दिक्कत हो गई, तो हम अपने क्षेत्र में लैंड एक्विजिशन करा करके आरा बक्सर हमने 4 लेन करा दिया। आरा मोहनिया हमने 4 लेन करवा दिया। निर्माण शुरू होगा ये मॉडल कोर्ट के बाद। रिंग रोड आरा का एक स्वीकृत करा दिया है हमने। कायम नगर से लेकर के 0 माइल तक हमने 4 लेन करवा दिया, ये मतलब करीब करीब कंप्लीशन पर है। एक और हमने गडकरी जी से ये कबूल करवाया है कि वो करेंगे, आरा से लेकर के एक एक्सप्रेसवे हम ले जाएंगे, सिन्हा घाट पार करके पूर्वांचल एक्सप्रेस में जोड़ देंगे, ताकि आरा में आप सवेरे नाश्ता कीजिए और रात में आप दिल्ली में खाना खा लीजिए। ये करवा लिया। कोई भी शायद ही कोई गांव बचा होगा हमारे यहाँ जहां पर कि मेरा एक न एक योजना नहीं बना हो। हर गांव, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वोट दिया हो नहीं दिया। वोट दिया। आर.के. सिंह जी की लोकसभा में, यानी आरा में, आरा लोकसभा में अगर हम देखें केंद्र की योजनाएं, चाहे मुफ्त राशन योजना हो, पिछली हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, तो ये सारी योजनाएं भी बखूबी पहुंची। एकदम बिल्कुल पहुंची हुई है। उसमें लोग बचे हुए हैं अभी, तो जो भी बचे हुए हैं उनको अब करावेंगे। विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ बचे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कृत संकल्प, उनका प्रधानमंत्री का कहना है कि साहब किसी का घर हम कच्चा नहीं छोड़ेंगे, हर गरीब को पक्का मकान देंगे, तो हम करेंगे आप बिल्कुल। हमारा एक नया युवा वोटर आया, चूंकि चुनावी माहौल है तो हम चाहेंगे कि हमारा जो नया वोटर है, आपके लिहाज से आर.के. सिंह जी का क्या मैसेज है हमारे नए युवा वोटर के लिए, क्यों उन्हें वोट देना चाहिए 2024 में? 2 कारण। देखिए, ये वोट, ये चुनाव है देश के लिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि खिचड़ी है। चाहे कांग्रेस हो, वो परिवार की पार्टी है, और उनके साथ जो लोग हैं सब परिवार की पार्टी है। चाहे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सब के सब परिवार की पार्टियां। दूसरी तरफ वे लोग हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश को, जिस समय हम लोग की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हमारा देश दुनिया में 15वां से बड़ा अर्थव्यवस्था था। आज हम दुनिया में 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो गए। आज 2 साल में हम दुनिया में 3रे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। कभी कोई सोचा नहीं था कि आतंकवाद समाप्त होगा। ये हम लोग की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद समाप्त कर दिया। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके और आतंकवाद समाप्त हो गया। कोई सोचा नहीं था कि धारा 370 जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 हटा दिया। कोई सोचा नहीं था कि हाँ साहब, हर गरीब को 1.25 लाख रुपए का पक्का मकान मिलेगा। 4 करोड़ पक्का मकान बना दिए। अब बाकी सब घरों, जिसका गरीब, जो गरीब है सबको पक्का मकान मिलेगा, जो भी बचा हुआ। कोई सोचा नहीं था कि गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा प्रति माह, वो मिल रहा है, अगले 5 साल तक मिलेगा। कोई सोचा नहीं होगा गरीब कि हमको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड मिलेगा, जिससे कि हम अपना इलाज कहीं भी करा सके 5 लाख रुपए तक। वो हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग 80 साल के लोग तक भी करने वाले हैं। कोई सोचा नहीं था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। हम लोग लागू करेंगे। अगली बार जबकि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम लोग लागू करेंगे। तो वोट करना इसीलिए, अगर आप वोट करने नहीं जाएंगे तो फिर हो सकता है कि उन लोगों की सरकार बन जाए, जो तो सोनिया जी हैं या राहुल जी हैं या जो खिचड़ी है, ये इनकी सरकार बन जाए, जहां पर कि भ्रष्टाचार, आपको याद होगा भ्रष्टाचार, कोल स्कैम हुआ था, 2G स्कैम हुआ था, 3G स्कैम हुआ था, ये सब याद है? भूलिएगा नहीं, याद रखना चाहिए, क्योंकि भूल जाने पर फिर उसका दोहरीकरण हो सकता है। बिहार में जंगल, अब ये जहां तक बिहार का सवाल है और जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आप ये सोचिए कि जिस समय माले का वर्चस्व था आरा में, उस समय क्या स्थिति थी? शाम को कोई निकलता नहीं था, निकलता था तो मारा जाता था या लूट लिया जाता था, यही माले के द्वारा। वही हम लोग के सामने खड़ा है आरा। अगर आप वोट देने नहीं जाइएगा तो हो सकता है कि माले का MP हो जाए, तब क्या हालत होगा आपका? ये सोच लीजिए। ये आरा के भविष्य के लिए, एक तरफ हम है, दूसरी तरफ माले, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ माले। अगर आप वोट करने नहीं जाइएगा तो हो सकता है कि माले आ जाए, आप समझ लीजिए, तो आपकी गलती हो।
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमारे नए युवा वोटर को जागरूक किया है और समझाया है कि पहला वोट क्यों देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, आप लगातार पूरे कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को जिस तरह से समझाते रहे। आपकी सख्त मिजाजी यहाँ पर हमारे साथ थोड़ी कम थी। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत कीमती वक्त आपने दिया। और दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम लोग यही समाप्त करते हैं, चूंकि वक्त कम है। फिर आपके सामने नया कोई व्यक्ति होगा और नई बातें होंगी, नए विचार होंगे, जरूर लेकर आएंगे। इस पॉडकास्ट को हम लोग यही समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।